नमस्कार दोस्तों, मैं यशु शर्मा आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की वीडियो सीरीज का ये टॉपिक है जिसका नाम है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन टॉपिक में हम लोगों को समझना है मध्य प्रदेश की भौतिक स्थिति या मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। ये भौगोलिक स्थिति एक बार हम लोगों को प्रदेश की पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, तभी हम लोग कई सारे क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आसानी के साथ में कर पाएंगे। मैंने आप लोगों को पहले टॉपिक जो बताया था मानचित्रावली, उस मानचित्रावली टॉपिक में मैंने आप लोगों को थोड़े से पॉइंट कवर करे थे। मैंने आपसे कहा था कि क्या कारण है नर्मदा नदी जो इस तरह से इस ओर बह रही है वो ऊपर की ओर नहीं बह रही है, तो वो टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पूरे के पूरे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। इसमें हम लोग जानेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन सा क्षेत्र जो है पहाड़ वाला है, कौन सा क्षेत्र घाटीदार है, कौन सा क्षेत्र मैदानी रूप में है, कौन सा क्षेत्र पठारी रूप में है। तो इस टॉपिक को हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। इस टॉपिक से बहुत सारे टॉपिक रिलेटेड हैं, जैसे मध्य प्रदेश की हम लोग जलवायु को देखेंगे, इससे ही लगती है, और इससे ही हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की वन्य संपदा, मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश की तमाम प्रकार की झीलें, वो सारी इसी टॉपिक से हम लोगों को आसानी से समझ में आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। इसमें सबसे पहला एक पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, पॉइंट लिखा है मैंने मध्य प्रदेश प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का भाग है। एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का भाग है। तो गोंडवाना लैंड का भाग है, लेकिन ये गोंडवाना लैंड है क्या, इसको सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पृथ्वी जो है पूरी बनाई हुई है, गोल पृथ्वी है। हम लोग जानते हैं पृथ्वी के पास में 4 बड़े महासागर हैं और 7 बड़े महाद्वीप हैं। कौन कौन से 7 बड़े महाद्वीप हैं? तो सबसे बड़ा तो हो जाएगा एशिया, फिर अफ्रीका हो गया, फिर उत्तर अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, यूरोप हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये 7 हमारे पास महाद्वीप हैं। हम लोग देखते हैं ये महाद्वीप सारे के सारे एक दूसरे से दूर दूर है, केवल एशिया और यूरोप आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप स्लाइड देख लीजिए, स्लाइड में आप लोगों को दिख रहा है कि कैसे सारे के सारे महाद्वीप एक दूसरे से दूर है। अब पहले जो था भूवैज्ञानिक काल में, बहुत पहले समय की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जितने भी महाद्वीप एक दूसरे से दूर दिख रहे हैं ये एक दूसरे से दूर नहीं थे। ये सारे के सारे महाद्वीप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और जुड़कर केवल एक महाद्वीप हुआ करता था। उस एक महाद्वीप को कहा जाता था पेंजिया। यहाँ पर ये पृथ्वी बनाई है, ये पृथ्वी के माध्यम से मैंने सारे के सारे महाद्वीपों को आपस में जोड़ दिया है और ये जुड़ा हुआ जो भाग है, इस जुड़े हुए भाग को यहाँ पर कहा गया पेंजिया। क्या कहा मैंने कि केवल एक स्थलखंड हुआ करता था। ये जितना भी बड़ा भूभाग दिख रहा है ये एक स्थलखंड था आपस में पूरा जुड़ा हुआ, इसको यहाँ पर कहा गया पेंजिया। और पेंजिया के आसपास बहुत बड़ा सा समुद्र था, बहुत बड़ा सा जो सागर था, उसको नाम दिया गया यहाँ पर पैंथालासा। ठीक है, 2 चीज देखी हम लोगों ने, कई करोड़ों वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, उनको कहा गया पेंजिया, और एक बहुत बड़ा महासागर था उसको कहा गया पैंथालासा। इस पैंथालासा ने सारे पेंजिया को चारों ओर से घेर कर रखा था। अब समय जो है धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। ये जितने भी हम लोगों ने जो पेंजिया वाला भाग बोला है, पेंजिया का ये जो जुड़ा हुआ भाग था ये बीच से विखंडित होने लगा। क्या होने लगा? ये बीच में से विखंडित होने लगा। विखंडित कहां से हो रहा है? तो मैंने आप लोगों को बताया ये बीच से विखंडित हो रहा है पेंजिया वाला भाग। पेंजिया का भाग बीच से विखंडित होने लगा। इसका एक बहुत बड़ा स्थलखंड जो है वो ऊपर की ओर जाने लगा और एक बहुत बड़ा स्थलखंड जो है वो नीचे की ओर जाने लगा। जो ऊपर की ओर का स्थलखंड था उसको यहां पर कहा गया लॉरेशिया, या उसे ही कहा गया अंगारा लैंड। ठीक है, पेंजिया का उत्तर वाला जो भाग था जो ऊपर की ओर खसक रहा था उसको कहा गया लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड, जबकि इसका जो दक्षिण वाला भाग था उसको कहा गया गोंडवाना लैंड। ठीक, जो दक्षिण वाला भाग था इस पेंजिया का उसको कहा गया गोंडवाना लैंड और इसको कहा गया अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया। अब यहाँ पर समझिए, ये जितने भी मैंने आप लोगों को बताया, ये पेंजिया वाला जो भाग था, ये पेंजिया वाला भाग ही बीच में से विखंडित हुआ है और अलग अलग महाद्वीपों के रूप में वर्तमान में जाना जा रहा है। जैसे इसका ये बहुत बड़ा जो भाग है ये कहलाया है यहाँ पर यूरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया का जुड़ा हुआ भाग।
ये वाला जो कहलाया इसको यहाँ पर कहा गया है नॉर्थ अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका। ये वाला जो भाग है दक्षिण वाला, इसको कहा गया साउथ अमेरिका, मतलब दक्षिण अमेरिका। ये वाला जो भाग है इसको कहा गया यहाँ पर अफ्रीका। नीचे वाला जो भाग है इसको कहा गया अंटार्कटिका। ये वाला जो भाग है इसको कहा गया यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर मैं ये रेड कलर से कर दे रहा हूं पूरी तरीके से इस प्रकार से हाईलाइट। ये वाला जो भाग था यहाँ पर इस स्थित था हमारा इंडिया। ठीक, बहुत पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा जो भारत था वो यहाँ पर स्थित था। फिर हम लोगों ने देखा स्लाइड में भी, जैसा आप लोगों ने देखा कि सारे के सारे महाद्वीप जो हैं एक दूसरे से दूर हैं। तो वो दूर कैसे हुए? बहते बहते उनमें प्रवाह हुआ, उनमें गति हुई, तो गति के चलते वो एक दूसरे से दूर होने लगे। तो जिस प्रकार से सारे के सारे महाद्वीपों में गति कारण एक दूसरे से दूर हुए हैं, उस प्रकार जो हमारा इंडिया वाला भाग था, ये जो भारत वाला भूभाग था, ये भारत वाला भूभाग भी ऊपर की ओर जाने लगा। भारत वाला भाग भी ऊपर की ओर जाने लगा। अब याद रखिए, भारत वाला जो भाग है, भूभाग है, वो है कौन से लैंड का भाग? तो वो गोंडवाना लैंड का भूभाग है। और बाद में जाकर जा टकराया किससे? पूरे यूरेशिया वाले भाग से। और ये यूरेशिया वाला भाग कौन सा कहलाता है? तो लॉरेशिया कहलाता है। तो भारत वाला जो भूभाग है वो कौन सा है? गोंडवाना लैंड का है, बाद में जाकर जा टकराया है उससे। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकल रहा है कि पूरा का पूरा जो भारत है वो कौन से लैंड का भाग है? तो भारत है गोंडवाना लैंड का भाग। तो इस हिसाब से अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश कौन से लैंड का भाग है या प्राचीनतम कौन सी भूमि का भूभाग है, तो यहीं पर लिखा है हम लोगों ने कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। एक छोटा सा पॉइंट था, इसको मैंने थोड़ी सी आपको कहानी के द्वारा यहाँ पर बता दी है, जो थोड़ी सी स्टोरी थी, इस प्रकार से ये सारी चीजें हुई थी, इसको हम लोगों ने यहाँ पर समझा। वैसे बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इसको डीप में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी सी उसमें समझा दिया है। अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत मैंने यहाँ पर कई श्रेणी में मध्य प्रदेश को बांटा है। अच्छा, भौगोलिक विभाजन में हम लोगों को समझना ये है कि मध्य प्रदेश की भौतिक स्थिति क्या है, या मध्य प्रदेश की जो भूमि है, भूमि की बनावट क्या है। यहाँ पर पूरा खेल होने वाला है भूमि की बनावट का। तो भूमि की बनावट को हम लोग सब अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या होता है पहाड़, क्या होता है मैदान, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि एकदम बेसिक से चलेंगे हम लोग, तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से यहाँ पर बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो अगर इस प्रकार से समतल भूमि जो रहती है, समतल भूमि एकदम जो प्लेन रहती है, उसको यहाँ पर कहा जाता है मैदान। ठीक है, इसको यहाँ पर कहा जाता है मैदान। हम लोग देखते हैं एकदम समतल होते हैं, प्लेन होते हैं मैदान, तो जो एकदम समतल भूमि रहती है उसको कहा जाता है मैदान। फिर हम लोग बात करें, इस प्रकार की अगर कोई भूमि की आकृति ऐसी होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग पर्वत, या इसे ही कहते हैं हम लोग पहाड़। यहाँ पर मैंने आपको बताया ये हुआ मैदान, ये वाला हुआ यहाँ पर पर्वत। अब तीसरी आकृति में बता रहा हूं आप लोगों को कुछ इस प्रकार से आकृति होती है, इस प्रकार से ऐसे बढ़ते हुए कुछ आगे क्रम लेते हुए, ये पहाड़ जो है, पहाड़ की जो श्रृंखला हो रही है, इसको यहां पर कहा जाता है पर्वत की श्रृंखला, या फिर इसे कहेंगे माउंटेन सीरीज या पर्वत श्रृंखला। इसको यहां पर कह रहे हैं हम लोग पर्वत श्रृंखला। एक बार फिर से समझ लीजिए, एकदम समतल है तो मैदान, इस प्रकार की आकृति इसको कहा हम लोगों ने पर्वत या पहाड़। इस प्रकार से अगर पहाड़ या पर्वत क्रमानुसार है तो उसको कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर पर्वत श्रृंखला। एक भूमि बना रहा हूं मैं, यहाँ पर पर्वत के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। ये अगर एक इस प्रकार से पर्वत है, तो ये पर्वत का जो ऊपरी एकदम सिरा है, इसको यहाँ पर कहा जाता है चोटी, इसको कहा जाता है यहाँ पर चोटी। और ये वाली जो भाग है, इसको हम लोगों को पता है, इसको हम लोग कहते हैं ढलान, या फिर इसको कहते हैं हम लोग ढाल। ठीक, इतनी चीजें हम लोगों ने समझी, मुझे पता है सभी लोगों को पता है, लेकिन मैं एक बार फिर भी बेसिक से आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ, क्योंकि आगे इन शब्दों का ही यूज करने वाले हैं हम लोग। हम लोगों ने देखा मैदान क्या हो रहा है, पर्वत पहाड़ क्या हो रहा है, पर्वत श्रृंखला क्या हो रहा है, चोटी मतलब क्या हो रहा है, और ढाल का मतलब क्या हो रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पठार, जिसका हम लोगों को सबसे ज्यादा काम पड़ने वाला है। तो पठार किसको बोलते हैं? तो इस प्रकार से ऐसा ढलान वाला क्षेत्र रहता है, उसके बाद में ऐसी उबड़ खाबड़ भूमि रहती है, उसके बाद दूसरी ओर उसको फिर से ऐसी ढलान मिलती है। तो ये वाली जो भू आकृति हुई है, इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं पठार। देखिए पठार को हम लोग कैसे समझ रहे हैं,
पठार को हम लोग बोल सकते हैं मैदान से कुछ ऊंचे भाग रहते हैं, जबकि पहाड़ों से कुछ दबे हुए भाग रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पठार। पठारों में दोनों सिरों पर ढलान रहती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा पठार किसको बोल रहे हैं, चोटी किसको बोल रहे हैं, ढाल किसको बोल रहे हैं, मैदान किसको बोल रहे हैं, पर्वत पहाड़ किसको बोल रहे हैं और पर्वत की श्रृंखला किसको कह रहे हैं। तो इसी को हम लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश को कुल मैंने यहाँ पर 9 श्रेणियों में बांटा हुआ है। कौन कौन सी 9 श्रेणियां, तो उसको समझते हैं हम लोग। पहला देखा मैंने, पहली जो प्रमुख प्रदेश है मध्य प्रदेश को, पहले प्रमुख जो भौगोलिक विभाजन है उसके अंतर्गत पॉइंट लिया मैंने यहाँ पर मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा प्रमुख पॉइंट लिया मैंने सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तीसरा प्रमुख पॉइंट लिया मैंने बघेलखंड का पठार। तो हम लोग कह सकते हैं मध्य प्रदेश को भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत 3 प्रमुख बड़े भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, पहला मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, तीसरा बघेलखंड का पठार। तो ये 3 तो हो गई है प्रमुख। और थोड़ा गहराई में जाते हैं तो मध्य उच्च प्रदेश को हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 5 भाग, तो पहला होता है मालवा का पठार, दूसरा होता है मध्य भारत का पठार, तीसरा हो रहा है बुंदेलखंड का पठार, चौथा हो रहा है रीवा पन्ना का पठार और 5वां हो रहा है यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी। अब यहाँ पर शब्द समझ में आ रहे हैं, पठार मतलब किसकी बात कर रहे हैं, तो मालवा एक जगह का नाम है, पठार मतलब इस प्रकार की भूमि की बात कर रहे हैं। मध्य भारत किसी जगह का नाम है, पठार मतलब इस प्रकार की भूमि। वैसे ही बुंदेलखंड, रीवा पन्ना ये पठार है, तो ऐसे पठारी क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं। नर्मदा सोन घाटी नदी का घाटी वाले क्षेत्र की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा पहला तो ये मध्य उच्च प्रदेश को हम लोगों ने 5 प्रमुख उप विभागों में बांटा है। फिर सतपुड़ा श्रृंखला को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है, जिसमें पूर्वी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा और मैकल पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद में हम लोगों ने बघेलखंड को, पठार को देखा, इसको हम लोगों ने किसी भी प्रकार के उप विभाग में नहीं बांटा है। तो भौगोलिक विभाजन की दृष्टि से मध्य प्रदेश को 3 प्रमुख भागों में बांटा है। कौन कौन से, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रृंखला और बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। कितने उप विभागों में बांटा है, तो 9 उप विभागों में बांटा है। कई जगह आपको 7 देखने को मिलता है, क्या कारण है वो 7 का, वो भी मैं बता देता हूं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 9 भाग में 5 ये होंगे मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, नर्मदा सोन। 3 ये होंगे पूर्वी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा, मैकल श्रृंखला। 5 3 8, जबकि 9वां होता है यहाँ पर बघेलखंड का पठार। कई लोग जो 7 पॉइंट बताते हैं कि 7 उप विभागों में बांटा है, तो वो लोग लेते हैं केवल मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड पठार, रीवा पन्ना पठार, नर्मदा सोन घाटी। उसके अलावा सतपुड़ा श्रृंखला और बघेलखंड का पठार, केवल इन 7 भागों में लेते हैं। लेकिन हम लोगों को लेना है उप विभाग कितने, 9 उप विभाग लेना है। अब हम लोगों ने ये स्थिति तो समझ ली, हम इससे मध्य प्रदेश में भी देखेंगे कि कहां कहां पर कौन कौन सी स्थिति है, लेकिन इसको मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों के एक बार दिमाग में बैठ जाए कि किस जगह की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग समझेंगे कुछ पर्वत श्रृंखलाओं को। यहाँ पर ये जो पठार और पर्वत श्रृंखलाओं के नाम लिखे थे उनको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर साइड में कर दिया है, इसको समझेंगे। अच्छा, पर्वत श्रृंखलाओं को मैंने आप लोगों को बता दिया, कई सारे पर्वतों का समूह जो रहता है वो पर्वत श्रृंखला कहलाता है। हमें मध्य प्रदेश के 5 जो पड़ोसी राज्य उनकी लोकेशन पता है। गुजरात यहाँ पर हो रहा है, यहाँ राजस्थान है, वहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ पर महाराष्ट्र है। तो हम लोग कुछ पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ लेते हैं यहाँ पर, उससे हम लोगों को ये जो भौगोलिक विभाजन है आसानी से समझ में आएगा। इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हमें पता है गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य से एक इस प्रकार से पर्वत की श्रृंखला गुजरती है, ठीक है। गुजरात से होते हुए राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र पार करते हुए पहुंच जाती है देश की राजधानी दिल्ली तक, ठीक। देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच जाती है। कहां से जा रही है, तो जा रही है ये हमारे गुजरात राज्य से। ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर पर्वत श्रृंखला को यहां पर कहा जाता है अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक। इसे कहा जाता है अरावली पर्वत श्रृंखला। एक बार फिर से समझ ले, कहां से गई है, गुजरात से गई है, राजस्थान को 2 भागों में बांटा है और दिल्ली तक गई है। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये देश की बहुत प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। किस प्रकार से, क्या इसके कारण है, उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है, इसके पश्चिम की ओर राजस्थान का एक बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र स्थित है।
राजस्थान का एक बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र, और उस मैदान के पीछे बहुत बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है। इस मैदान के पीछे बहुत बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा राजस्थान का जो है शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्र है, ठीक है। और इससे ही लगा हुआ मध्य प्रदेश का भी ये जो क्षेत्र है ये शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्र है। जलवायु जब हम लोग भारत की पढ़ते हैं तब उसमें हम लोगों को पता चलता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रकार से जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करती है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में भी अरावली का जो है बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है वो बता दे रहा हूं। इसका जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग की अपेक्षाकृत इसका पश्चिमी भाग जो है बहुत कम शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है, इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में कहा जाता है कि ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगर इसकी आयु की बात करें तो 570 मिलियन वर्ष प्राचीन ये पर्वत श्रृंखला है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो पहली हम लोगों ने पर्वत श्रृंखला देखी है अरावली पर्वत श्रृंखला। दूसरी हम लोग प्रमुख पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं जो कि शुरुआत होगी, निकलेगी गुजरात से। इस प्रकार से निकलेगी गुजरात से, और गुजरात होते हुए पहुंच गई गुजरात के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आई है। यहाँ पर हम लोगों को पता है एक संभाग है, इस संभाग को हम लोग नाम देंगे सागर संभाग, ठीक है। सागर संभाग से फिर ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है ऐसे दो भागों में या दो शाखाओं में टूटते हुए चली जाती है बिहार तक, ठीक है। एक शाखा जो है इसकी यूपी तक गई है, जबकि दूसरी शाखा चली गई इसकी बिहार तक। इस पर्वत श्रृंखला को हम लोग यहाँ पर नाम दे रहे हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इसको यहाँ पर हम लोगों ने नाम दिया है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को कई सारे नामों से जाना जाता है। ये कह दे हम लोग कई सारे पर्वतों या पर्वत श्रेणियों का जो भाग है इसको ही कह रहे हैं हम लोग विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इसे गुजरात में हम लोग जोबट पहाड़ी के नाम से जानते हैं। गुजरात में इसे हम लोग जोबट पहाड़ी के नाम से जानते हैं। मूल भाग है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का, सागर संभाग में जाकर दो शाखाओं में टूटती है। इसका ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसको कहते हैं भांडेर पर्वत श्रेणी, जबकि इसकी जो दक्षिण पूर्वी वाली शाखा है उसको हम लोग जानते हैं कैमूर श्रेणी के नाम से, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो चीज आप लोगों को बताई। सागर संभाग में जाकर एक श्रेणी कहला रही इसकी भांडेर पर्वत श्रृंखला, जबकि दूसरी श्रेणी कहला रही इसकी कैमूर श्रेणी। ये हो गई हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की दूसरी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे प्राचीन कौन सी है? अरावली, उसके पड़ोस में ही स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जिसको हम लोगों ने यहाँ पर नाम दिया है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अब तीसरी हम लोग प्रमुख पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं। इसे हम लोग अच्छे तरीके से, कई बार हमने नाम भी सुना होगा, इसे कहते हैं हम लोग सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भी एक तो हम लोग बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। कई सारे ऐसे ब्लॉक से मिलकर बनी है। पर्वत के हम लोग कई प्रकार देखते हैं। एक प्रकार होता है उसमें ब्लॉक पर्वत जिसको हम लोग खड्ड पर्वत भी कहते हैं। तो एक खड्ड पर्वत का उदाहरण है। कैसे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस प्रकार से पर्वतों का समूह ऐसे आता है आगे की ओर मध्य प्रदेश तक। निकला कहां से? गुजरात से महाराष्ट्र तक आया और उसके बाद प्रवेश कर गया है ये मध्य प्रदेश में। एक शाखा इसकी ये हो गई। दूसरी फिर जो है थोड़ा सा गैप के बाद में दूसरी बार ये इस प्रकार से फिर ऐसे चालू होता है, ठीक है। वो श्रृंखला हुई है लेकिन थोड़े थोड़े गैप में है। फिर तीसरा जो भाग है वो इस प्रकार से आगे की ओर चलते हुए यहाँ पर ऐसे खत्म हो जाता है। फिर चौथा जो है, चौथा इसी से लगा हुआ ऐसे आगे की ओर बढ़ जाता है और पहुंच जाता है यहाँ तक। ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला को हम लोग नाम देंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में मैंने बताया कि ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, कई सारे ब्लॉक्स में बटी हुई है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जो इसका भाग गुजरात महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में स्थित है उसको यहाँ पर कहा जाता है राजपीपला पर्वत श्रृंखला, ठीक है। उसे कहा जाता है राजपीपला पर्वत श्रृंखला।
आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ देख रहे हैं ये वाला जो क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में स्थित है, हमें पता है जगह कौन सी हो रही, बुरहानपुर वाला जो क्षेत्र है, इस जगह इसको कहा जाता है ग्वालीगढ़ पहाड़ी। ठीक है, ये ग्वालीगढ़ पर्वत श्रृंखला। उसके बाद में आता है इसका एक ब्लॉक जिसको कहा जाता है महादेव पर्वत श्रेणी, और इसका चौथा और अंतिम भाग आता है जिसको कहते हैं मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, चार इस ब्लॉक को हम लोगों ने, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के चार ब्लॉक्स को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा। सबसे पहले देख लीजिए, चार का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है मध्य प्रदेश सहित भारत के चार राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सी? पहला गुजरात, दूसरा हो रहा है महाराष्ट्र, तीसरा हो रहा है मध्य प्रदेश, जबकि चौथा हो रहा है यहाँ पर छत्तीसगढ़। शुरुआत कहाँ से हुई है? गुजरात में, और अंत कहाँ पर हो रहा है? तो छत्तीसगढ़, यहाँ पर निकट में ही क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार तक गई है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अब अलग अलग ब्लॉक को अलग अलग जगह पर कुछ अलग नामों से जाना गया है। जैसे गुजरात महाराष्ट्र वाला जो ब्लॉक है इसको कहा गया है राजपीपला पर्वत श्रृंखला। ये कहाँ तक आया है? तो मध्य प्रदेश के बड़वानी तक आया है। उसके बाद में शुरुआत होती है बुरहानपुर दर्रे के पश्चात, बुरहानपुर हो रहा है। उसके बाद में हरदा और बैतूल वाले क्षेत्र में जो ब्लॉक है इसको कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर ग्वालीगढ़ पहाड़ी। फिर नर्मदापुरम हो गया, नरसिंहपुर हो गया, जबलपुर छिंदवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वहां पर ब्लॉक कहलाया ये महादेव पर्वत श्रेणी। उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर होते हुए छत्तीसगढ़ तक गया है एक ब्लॉक, उसको कहा गया है मैकल पर्वत श्रृंखला। अर्धचंद्राकार रूप में है ये मैकल पर्वत श्रृंखला जो कि छत्तीसगढ़ तक गई है। कई सारे पर्वतों का समूह कहलाता है पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। क्यों भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है? तो मैं आपको बता दूं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को हम लोग पूरे भारत के मध्य में देखते हैं। इसके उत्तर का जो भाग है वो उत्तरी भारत के रूप में जाना जाता है, जबकि इसके दक्षिण से ही दक्षिण भारत की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखोगे कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण से दक्षिण भारत की शुरुआत होती है। कई सारे मैंने आप लोगों को बताया है, कई सारी पर्वत श्रेणियों से मिलकर बनी है, कई सारे पर्वतों के समूह हैं। अगर देखा जाए पूरी की पूरी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत कहां पर स्थित है? तो वो महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है, होशंगाबाद में, या कह दें उसका नाम बदल दिया गया है, मैंने आपको बताया नर्मदापुरम में। उस चोटी का नाम या उस पहाड़ या पर्वत का नाम हो रहा है धूपगढ़ चोटी। ठीक है, उसका नाम हो रहा है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई हो रही है 1350 मीटर। अब ये धूपगढ़ चोटी मैंने आपको बताया पूरी की पूरी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी हो रही है। किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो याद रखोगे होशंगाबाद जिले में ये स्थित है। ठीक है, ये स्थित है होशंगाबाद में। ऊंचाई कितनी हो रही है? तो ऊंचाई हो रही है इसकी 1350 मीटर। ये पूरी की पूरी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लें हम लोग। स्थिति मैंने आप लोगों को बताया, पहले देखिए हम लोगों ने विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जिसको कहा अरावली पर्वत श्रृंखला। उसके बाद में विश्व की दूसरी प्राचीन पर्वत श्रृंखला जिसको नाम दिया विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। उसके बाद में भारत की एक प्रमुख विभाजक पर्वत श्रृंखला जिसको हम लोगों ने कहा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये संयुक्त रूप से आप नाम लिख लोगे इसके, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, अलग अलग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो तीन प्रमुख हम लोगों ने देखी है पर्वत श्रृंखलाएं। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के कुछ पठारी क्षेत्र। भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत सबसे पहले उठा रहा हूं मैं मध्य उच्च प्रदेश को। मध्य उच्च प्रदेश को समझोगे। अब यहाँ पर इस प्रकार से ऐसी ये सीमाएं हो जाती हैं। ये सीमा मैं बना रहा हूं मध्य प्रदेश की ढलान वाली। ठीक है, तो ढलानी सीमा इस प्रकार से आ जाती है जिसका ढलान है उत्तर की ओर। इस प्रकार से नीचे साइड की ओर ढलान है, और यहाँ ऊपर आएंगे तो ये पठारी भाग है, ये ऊपर वाला उबड़ खाबड़ भाग है। ठीक है, तो ये वाला जो भाग कहलाया इसको यहाँ पर कहा गया है मालवा का पठार या मालवा पठार। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे घाटी क्षेत्र, उसके बाद में फिर उठी हुई भूमि है। ये वाला जो भूमि है ये फिर उठी हुई भूमि है। तो इस पूरी उठी हुई भूमि को यहाँ पर कह रहे हैं हम लोग मध्य भारत का
पठार। ये वाला जो क्षेत्र है कहलाया मध्य भारत का पठार, ये वाला क्षेत्र कहलाया यहाँ पर मालवा का पठार। मध्य भारत पठार की स्थिति यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई, ये वाली स्थिति जो है ये कहलाई है मध्य भारत पठार। अब खुद ही आकृतियां सारी की सारी रूप ले चुकी हैं। देखिए ये जो तीसरी वाली हो रहा है, ये यहाँ से लेकर भांडेर श्रेणी तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ही कहा जाता है बुंदेलखंड पठार। यहाँ पर लिख दिया मैंने बुंदेलखंड का पठार। उसके बाद में भांडेर और कैमूर के बीच का ये वाला जो पठारी क्षेत्र है, पठार मतलब फिर से बता दे रहा हूं, भूमि की बात कर रहे हैं हम लोग, मैदान से ऊंची भूमि की। तो भांडेर और कैमूर के बीच वाला जो पठारी क्षेत्र है, इसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर रीवा पन्ना पठार। ठीक है, इसको कहा हम लोगों ने रीवा पन्ना का पठार। अब समझने लायक बात क्या है उसको मैं आप लोगों को बता दूं। मैकल पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ पर एक प्रमुख पर्वत स्थित है। ठीक है, मैकल और कैमूर का यहाँ पर बहुत नजदीक का क्षेत्र है। दोनों पर्वत श्रृंखलाओं से निर्मित है एक पर्वत, जिसको हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं अमरकंटक चोटी। ठीक है, यह अमरकंटक पर्वत मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले, हम लोगों ने देखा था कि शहडोल से अलग करके अनूपपुर बनाया गया था, तो यहाँ पर स्थित है अनूपपुर। इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। अमरकंटक चोटी से एक प्रमुख नदी प्रवाहित होते हुए निकलती है। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से ऐसे बहती है। ये पूरा घाटी वाला क्षेत्र है, ढलान वाला क्षेत्र है, इस प्रकार से बहते हुए आती है यहाँ पर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, गुजरात में प्रवेश करते हुए नीचे चली जाती है। ये वाला क्षेत्र हम लोगों को पता है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं अरब सागर। अरब सागर में ये वाली एक प्रमुख जो है नदी को निकाल कर लाया और हम लोगों ने यहाँ पर मिला दिया। क्या नाम है नदी का? तो नदी का नाम हो रहा है यहाँ पर नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी इस प्रकार से घाटी क्षेत्र से होते हुए जाती है अरब सागर में, और ऐसे ही एक प्रमुख और नदी निकलती है यहाँ से, कैमूर पर्वत श्रृंखला से लगते हुए चली जाती है, बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये जो नदी गई है इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर सोन नदी। दो नदियां देखी हम लोगों ने, एक देखी नर्मदा नदी, एक देखी सोन नदी। अब नदियां हमेशा घाटी की ओर बहती है, हमें पता है जल जो रहता है वो हमेशा नीचे की ओर बहता है, जहां पर उसको घाट मिलेगा, घाटीदार क्षेत्र मिलेगा। तो ये घाटियों में होती बहती है, इसलिए ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग यहाँ पर नाम दे रहे हैं नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र हो गया इसको कहा हम लोगों ने नर्मदा सोन घाटी। पूछा भी जाता है नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से बहती है, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक पर्वत श्रृंखला हो रही है यहाँ पर विंध्याचल, दूसरी हो रही है यहाँ पर सतपुड़ा। तो विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों के बीच में बहती है हमारी नर्मदा नदी। ठीक है, तो घाटी से होकर बह रही है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने देखा पहला हुआ है मालवा का पठार, दूसरा मध्य भारत का पठार, तीसरा बुंदेलखंड का पठार, चौथा रीवा पन्ना का पठार, पांचवा नर्मदा सोन घाटी। तो यहाँ हम लोग देख चुके हैं मध्य उच्च प्रदेश को हमने 5 भागों में बांट दिया है। पहला मालवा का पठार, दूसरा मध्य भारत का पठार, यहाँ देख लीजिए मालवा, उसके बाद मध्य भारत, तीसरा बुंदेलखंड वो लिखा, उसके बाद में रीवा पन्ना का पठार वहां पर लिखा है, और नर्मदा सोन घाटी ये। तो इन क्षेत्रों के नाम थे, मध्य उच्च प्रदेश को हम लोगों ने इस प्रकार से यहाँ पर बांट दिया। अगला फिर हम लोग देख रहे हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, 3 भागों में इसको भी बांटना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ग्वालीगढ़ पर्वत श्रृंखला और राजपीपला के बीच में एक दर्रा है। दर्रा क्या होता है? तो दो इस प्रकार से पर्वतों के मध्य के आवागमन का जो क्षेत्र है, जो रास्ता वाला क्षेत्र होता है, उसको कहा जाता है दर्रा। तो यहाँ पर एक दर्रा है, इस दर्रे को नाम देते हैं बुरहानपुर दर्रा। ठीक है, बुरहानपुर दर्रा निर्धारित करता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी और पश्चिमी वाला क्षेत्र। बुरहानपुर दर्रे को एकदम मध्य में माना है। उसके पश्चिम की जो सतपुड़ा श्रेणी है उसको कहा गया पश्चिमी सतपुड़ा। इसके पूरब का जो क्षेत्र है यहाँ तक, उसको कहा गया पूर्वी सतपुड़ा, जबकि मैकल श्रृंखला को हम लोगों ने अलग से लिया है। भौगोलिक विभाजन है, बांट कर रखे गए वैज्ञानिकों के द्वारा, तो इनको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये वाला क्षेत्र हो रहा है पश्चिमी सतपुड़ा, ये वाला क्षेत्र हो रहा है पूर्वी सतपुड़ा, जबकि वो हो रहा है मैकल श्रेणी। तो यहाँ पर हम लोगों ने सतपुड़ा श्रेणी को बांट दिया 3 भागों में, पूर्वी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा, जबकि मैकल पर्वत श्रृंखला हो रहा है तीसरा भाग। अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर बघेलखंड का पठार।
तो बघेलखंड का जो पठार है, जब हम लोग भारत का भौगोलिक विभाजन देखते हैं बड़े आधार पर, तब हम लोग बघेलखंड के पठार को पढ़ते हैं। बघेलखंड का जो पठारी क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दो राज्यों में विस्तृत है, या फिर बोलते हैं एक मध्य प्रदेश का पूर्वी जबकि दूसरा हो रहा है छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है। संयुक्त रूप से एक बड़ा सा पठारी क्षेत्र है, उसको कहा गया बघेलखंड का पठार। तो यहाँ पर ये विशेषता है, मध्य उच्च प्रदेश को हमने बांटा 5 भागों में, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को बांटा हमने 3 भागों में, और बघेलखंड के पठार को हम लोगों ने यहाँ देख लिया। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारे पठारों की स्थिति और सारी जो हमारे यहाँ की व्यवस्था है भौगोलिक विभाजन की, उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा। यहाँ पर क्या क्या प्रश्न बनते हैं उसको समझ लीजिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि मालवा का पठार किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। तो हमें ऑप्शन में विंध्याचल और सतपुड़ा भी मिलेगा, ऑप्शन में सतपुड़ा और अरावली भी मिलेगा। क्या कहा? ऑप्शन में सतपुड़ा और अरावली भी मिलेगा, ऑप्शन में विंध्याचल और सतपुड़ा भी मिलेगा, और कई प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं दी जाएंगी। तो हमारा ऑप्शन क्या सही रहेगा? मालवा का पठार दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में है, जिसमें पहली हो रही है अरावली जबकि दूसरी हो रही है विंध्याचल। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा नर्मदा नदी कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से होकर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर देखा हम लोगों ने, एक हो रही है विंध्याचल, दूसरी हो रही है सतपुड़ा। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है गत वर्ष कुछ किसी परीक्षा में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कि सोन नदी के लिए कौन सी पर्वत श्रृंखला दीवार की तरह कार्य करती है, मतलब दीवार की तरह खड़ी हुई है और सोन नदी उसके पड़ोस से निकल कर जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कैमूर पर्वत श्रेणी जो है वो सोन नदी के लिए दीवार की तरह कार्य करती है। आज के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है, तो क्या गोंडवाना लैंड है उसको हम लोगों ने समझा। मध्य प्रदेश के जितने भी प्रकार के पठार वगैरह हो रहे हैं, जितनी भी घाटियां हो रही हैं, उसको हम लोगों ने समझा। और भी कई प्रकार की पर्वत श्रेणियां हमारे यहाँ पर हैं छोटी छोटी, उनको मैं किसी और लेक्चर में लूंगा। अभी हम लोगों का मूल उद्देश्य है भौगोलिक विभाजन को समझना, पठार को समझना, तो हम लोगों ने इस चीज को अच्छे से समझा है। आप लोगों से निवेदन है इस टॉपिक को आप लोग 1-2 बार 3 बार देखें, क्योंकि इस चीज को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा नहीं है। वैसे मेरा मानना है एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन 2 से 3 बार इस वीडियो को देखें। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक पठार की अच्छे तरीके से स्थिति, पूरी स्थिति को हम लोग समझेंगे। उस स्थिति से हम लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आएंगी। ये टॉपिक अगर आप लोगों का अच्छे तरीके से हो जाएगा तो आप लोगों को मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की कृषि व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, सारी चीजें बहुत आसानी के साथ में समझ में आएंगी। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।